आप देख रहे प्रश्नकाल। आज हम बात बांग्लादेश की करने जा रहे हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से भीड़ ने हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला। घटना बुधवार रात करीब 11 बजे राजबाड़ी इलाके की है। पुलिस के मुताबिक मरने वाले का नाम अमृत मंडल उर्फ सम्राट है। पुलिस ने बताया कि अमृत को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की भीड़ ने हत्या कर दी। बाद में उसे पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग नेता शेख हसीना ने अंतरिम सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार देश में गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय और भयावह अत्याचार कर रही है। इस बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश के सही सोच वाले नागरिक वहां सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने और अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए मुहिम में अब जुट रहे हैं, हालात 71 जैसे दोहराने पड़ सकते हैं। बांग्लादेश में जारी सियासी संकट और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत सरकार ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा चिंता का विषय है, सबब है। हम दीपू दास की हत्या की निंदा करते हैं। हम आशा करते हैं कि अपराधियों को कटघरे में लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं जो हत्या, आगजनी, जमीन हड़पने से जुड़ी हुई हैं। इन खबरों को राजनीतिक हिंसा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले विदेश मंत्रालय का बयान, उसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। यह गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, या आगजनी से हो, या जमीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यतिशक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। और बांग्लादेश में हिंसा को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं हैं। शुवेंदु अधिकारी ने भी बड़ी बात कही है, जरा सुन लीजिए वो भी। 1000 साधु मठ मंदिर से निकल के आया है। ये दीपू दास जो होता हुआ उसका खिलाफ, और बांग्लादेश में डेली हिंदू निर्यातन बंद करो। आज डिप्टी हाई कमिश्नर मिल 4 दिन से लड़ाई चल रहा है। मिलने के लिए उन्होंने बताया हम लोग, मैं और 5 साधु अंदर जाऊंगा, बात करके आऊंगा। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हमारी कर्मसूची होगा। वो लोग हम लोग को क्या एक्शन लिया और आने वाला दिन में हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद हो, ये हमारी मांग है। पूरी दुनिया को बांग्लादेश का संज्ञान लेना चाहिए। भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना हो रही है, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश ये भूले नहीं कि उसकी हरकत से उसको ही नुकसान होने वाला है। पूरी दुनिया में उसकी छवि एक कट्टरपंथी राज्य के तौर पे हो रही है। देखिए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बांग्लादेश के अंदर किसी की लिंचिंग इसलिए की जाए कि वो हिंदू कम्युनिटी से है, इससे ज्यादा घिनौनी बात कुछ नहीं हो सकती है। दुनिया के अंदर कहीं भी लिंचिंग होती है, वो बांग्लादेश हो कि भारत हो, वो निंदनीय है। और इससे पूरे देश की छवि पूरी दुनिया के अंदर खराब होती है। दुखद है और इसमें हम लोगों को, भारत को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वहाँ की सरकार पर, वहाँ के प्रशासन पर, वहाँ के जो नेतागण हैं, सरबराह हैं, उनको इस बात से आगाह करना चाहिए। ये मुनासिब नहीं है किसी भी देश में, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, ये अल्पसंख्यक के खिलाफ अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है या इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है तो आवाज उठनी चाहिए। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। केंद्र में बैठी सरकार जो हिंदुओं की ठेकेदार बनती है, वो क्या कर रही है? केंद्र सरकार को, भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पूरे मामले को देखना चाहिए।
आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, अब जरा प्रश्नकाल के सवाल सुन ली जिन पर हम अगले घंटे लगातार चर्चा करने वाले हैं। जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1 जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या हिंसा के बहाने बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2 जिस पर हम अपने पैनल से चर्चा करेंगे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला क्या अंतरिम सरकार द्वारा प्रायोजित है, क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है, क्या एंटी हिंदू नैरेटिव बनाने की कोशिश बांग्लादेश में हो रही है। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3 जिस पर हम पैनल से सवाल पूछेंगे, क्या दीपू दास की हत्या ईश निंदा के झूठे आरोप में कराई गई, क्या सच कुछ और था या भीड़ ने उसे अपना शिकार बनाया। प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, आईएसआई और पाकिस्तान के दखल के चलते क्या बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और सवाल नंबर 5 प्रश्नकाल का जिस पर हम अपने पैनल से जवाब करेंगे और समझेंगे, क्या वक्त आ गया है कि भारत सरकार को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए और हिंदुओं को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले 1 घंटे लगातार प्रश्नकाल पे हम उनसे चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए अमरदीप त्रिपाठी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अमरदीप, बहुत बहुत स्वागत है। सैफ खान मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सैफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करोड़ी सिंह जी मेरे साथ है, विदेशी मामलों के जानकार, इज अ फॉरेन एक्सपर्ट। और रिटायर्ड मेजर समर तूर जी मेरे साथ हैं, इज अ डिफेंस एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेजर। अगले घंटे लगातार इस विषय पर हम चर्चा करने वाले कि बांग्लादेश में हालत हजरा क्या है, वहां सिचुएशन किस तरह की। सबसे पहले सवाल मैं मेजर के पास जाऊंगा, मेजर समर के पास। सर, जिस तरह से सिचुएशन बांग्लादेश में हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है और इंटेलिजेंस इनपुट ये भी है कि जमात और साथ ही साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और वहां पर जो आतंकवादी संगठन है वो इस तरह के नैरेटिव को और बढ़ा रहे हैं और जो हिंसा वहां पर हो रही है उसे जानबूझकर भड़काया जा रहा है। देखिए अमित, पहले तो जय हिंद सभी दर्शकों जय हिंद को। सर। और शुरुआत में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें जी, तो जनवरी 2025 से 3 डेलीगेशन बांग्लादेश से पाकिस्तान गई और उसी के बदले एक मेन डेलीगेशन एंड ऑफ जनवरी 2025 में आई बांग्लादेश, हेडेड बाय 1 ब्रिगेडियर और टीम ऑफ यंग ऑफिसर्स। राइट और ये थे आईएसआई की टीम। राइट सर। जब से आईएसआई की टीम ने पैर रखा है बांग्लादेश में, राइट तब से जैश-ए मोहम्मद के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे आ रहे हैं और वहां पे जमात-ए-इस्लामी इनका वेलकम कर रही है और वहां पे रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन शुरू हो चुका है वॉर फुटिंग के ऊपर। राइट सर। नंबर 1। नंबर 2, रंगपुर एयर स्ट्रिप महज 20 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर से। राइट। और बांग्लादेश ने यहां पे TB2 72 ड्रोन्स, जो कि लड़ाकू यूएवी ड्रोन्स हैं, इनको वहां पे तैनात किया है। तो ऐसा क्या थ्रेट हो गया रातों रात कि इन्होंने इतने घातक ड्रोन यहां पे क्यों डिप्लॉय किए हैं। नंबर 3, जिस तरीके से 4 दिन पहले इन्होंने हमारे बीएसएफ जवान को 2 गोलियां लगी हैं कंधे पे और इंजरी हुई है, तो अभी तक ना ही बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और ना ही इंडिया के बीएसएफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है इस मुद्दे को लेके। राइट सर। तो देखें, जिहादी एलिमेंट जाहिर सी बात है प्रेजेंट है बांग्लादेश में, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि आईएसआई, जमात-ए-इस्लामी और मोहम्मद यूनुस, इनका हैंड इन ग्लव वाले ताल्लुकात है और इन्हीं के अप्रूवल के बाद इन्होंने तारिक रहमान को यूके से वापस बांग्लादेश बुलाया है ताकि ये होने वाले इलेक्शंस के लिए एक फ्री एंड फेयर पिक्चर प्रोजेक्ट कर सके। राइट सर। पर आप अंदरूनी हालात देखें कि इंडिया में जितने भी लाखों में जो ये बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट आए हैं, इनको तो किसी हिंदुस्तानी ने नहीं जलाया, इनको किसी ने नहीं मारा, ना किसी ने पेड़ों पे टांगा इनको, ना किसी ने दंगे की बात की। और हिंदुस्तान में बांग्लादेश से ज्यादा मुसलमान है और हिंदुस्तान में ऐसी कहीं पे भी देखने को वारदात नहीं मिली। पर बांग्लादेश में आप देखें, राइट सर, इन्होंने जिस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से ये अब पलायन शुरू हो गया है, ये एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं और इनको इसका हिसाब आज या तो कल देना ही पड़ेगा। आज तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट दी है, पर कल जब फौज इनसे सवाल जवाब करेगी
तो तब बाहर निकल के आएंगे वॉर क्राइम्स और जो बांग्लादेश आर्मी की चुप्पी है इन मुद्दों को लेके, ये बहुत तंग करने वाला विषय है। और मैं एक और चीज बताऊं कि अगर चलो हमने माना कि पाकिस्तान के साथ इन्होंने ताल्लुकात अच्छे बना भी लिए, उसके बाद क्या पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो बांग्लादेश को ऑफर कर सकता है सिवाय आतंकवाद के और रेडिकलाइजेशन के? राइट सर। और एट स्टेक बांग्लादेश क्या क्या हार सकता है इंडिया से? ट्रेड, अनाज, जो रोज का जो आलू प्याज और चावल जा रहे हैं, यदि वो बंद हो गए तो कहां जाएंगे बांग्लादेश के लोग? तो देखिए, जहां तक ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो हम तो कंसिडर कर रहे हैं सारी चीजें। और मैं एक और चीज दरख्वास्त करूंगा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी पलटवार जवाब देना है, वो पाकिस्तान को वेस्टर्न फ्रंट पे दिया जाए अगर कोई वारदात बांग्लादेश में होती है। ठीक है, बेहतर है सर, अमित। बेहतर है। ठीक है, आई गो टुवर्ड्स अ फॉरेन एक्सपर्ट। करोड़ी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब बार बार ये बातचीत हो रही है कि भारत को अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए वहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए। वहां पर जिस तरह की रेजिम पहले थी, अब जो रेजिम है अंतरिम सरकार यूनुस की है, और जो वहां पर नैरेटिव बन रहा है कि अब वहां पर चुनाव होने वाले, नई सरकार आ रही है। आपको पता है कि तारिक रहमान की सोच क्या है? वो ही इज लाइक अ पाकिस्तान टू अस, क्योंकि उनकी सोच और पाकिस्तान की सोच बिल्कुल अलहदा नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। अब बतौर फॉरेन एक्सपर्ट, यहां पर भारत का नैरेटिव कितना इंपॉर्टेंट होता है? भारत किस तरह से डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले ताकि वहां पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार रुके? या क्या आपको लगता है भारत कोई सख्ती कर सकता है, कोई दबाव बना सकता है वहां पर बांग्लादेश पर? सर देखिए अमित, सबसे पहले तो मैं मेजर साहब ने जो पूछे कि ये क्यों हो रहा है, उन्होंने मेजर साहब ने ये सिचुएशन बताई कि ये सिचुएशन। ठीक है सिंह साहब, आई कम अगेन टुवर्ड्स यू। आपका कुछ ऑडियो पैच करना पड़ेगा दोबारा, कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा। अमरदीप त्रिपाठी के पास जाऊं। अमरदीप, भारत सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रजनी जायसवाल ने ये बातें कही कि हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और आप वॉर क्राइम्स के नाम पर वहां पर जो हिंसा कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। बीते 1 साल की बात देखी जाए तो इस्कॉन टेम्पल्स में जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई, हिंदू मारे गए, हिंदुओं को पिक एंड चूज कर मारा जा रहा है। इस पूरी हिंसा में आप देखिए सिर्फ हिंदू इसका शिकार हो रहे हैं। प्रॉपर्टीज जो डिस्ट्रॉय की गई हैं वो ज्यादातर जो हिंदू बिजनेसमैन हैं, जो हिंदू कारोबारी बांग्लादेश में, उनके साथ हो रहा है। सरकार किस बात का इंतजार करे? डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। आखिर हम वेट किस बात का कर रहे हैं? अमरदीप त्रिपाठी। अमृत मंडल है या टीपू दास हो या पिछले 1 साल का अगर डेटा उठाकर आप देखेंगे, जिस प्रकार से कट्टरपंथियों के द्वारा बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनको जिंदा जलाने का कार्य किया जा रहा है, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के सहों पर एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है कट्टरपंथियों की, जिसमें आईएसआई के जो है आतंकवाद के लोग भी इन्वॉल्व है। निश्चित रूप से इस प्रकार यह बहुत ही निंदनीय है और भारत सरकार इसको बहुत संवेदनशीलता के साथ में ले रही है। अभी आपने बयान भी दिखाया जो है टीवी चैनल के माध्यम से, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार इस पर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठने वाली है। डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत निश्चित रूप से हम लोग कड़ा रुख दिखाएंगे और इस बांग्लादेश को बाध्य करेंगे कि जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसमें किसी भी प्रकार की हल्ला हिल्ला वाली नहीं होने देंगे। लेकिन दुर्भाग्य एक है अमित भाई, भारत में ही जो विपक्ष में एक कांग्रेस जो सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है बैठी हुई है, वो देश के अंदर कांग्रेस के नेता आज भारत के अंदर बैठ के बांग्लादेश के कट्टरपंथी सोच के आतंकवादियों को भड़काने का कार्य करते हैं। तो ये बहुत दुखद होता है। जो अमृत मंडल और टीपू दास जैसे जो दलित समाज के लोग हैं, दलित हिंदू हैं, यहाँ पर पीडीए की बात करते हैं और यहाँ पर बैठ के बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भड़काने का कार्य करते हैं, हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए मजबूर करते हैं। ये चिंताजनक है। कांग्रेस के लोगों को ये भी बंद करना चाहिए। भारत सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए बाध्य और तत्पर है। हम लोग हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरने का कार्य करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, सैफ खान के पास जाऊंगा। सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सैफ, एक बात देखिए, अभी 2 दिन पहले मैं डिबेट कर रहा था तो बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि जब बांग्लादेश बना पाकिस्तान से टूटकर,
तो उस वक्त की सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने वहां पर ठीक से काम नहीं किया, वहां पर एक बेटर नैरेटिव नहीं बनाया, वहां पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं की। मेरा सवाल यह है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार 14 साल से देश में है, अभी पहली बार तो हत्या हुई नहीं है। इस्कॉन टेम्पल का मसला आपको याद होगा, इससे पहले भी वहां पर ढूंढ ढूंढ कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो अभी ये थोड़ा एग्रेसिव हो गया है, तो अब सरकार और तमाम नैरेटिव्स इसमें निकल रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में इतने सारे हिंदू वहां मारे गए, इतने सारे हिंदू वहां पलायन करने को मजबूर हैं। सोचिए 1 करोड़ आबादी बची है, सिर्फ 6% टोटल आबादी का हिंदू बचा हुआ है बांग्लादेश में। सरकार क्या करे? बेगम खालिदा जिया की सरकार के वक्त हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, समझ में आता है। शेख हसीना के साथ तो हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत अच्छे थे, तब हिंदुओं को कितना सरकार ने बचाया, तब हिंदुओं के लिए क्या किया गया। और अब सरकार कह रही है कि विल ट्राई एंड विल सी एंड विल फोकस कि वहां पर हिंदुओं को बचाया जाए। एक हफ्ते में दूसरी मौत हो गई हिंदुओं की, सरकार क्या कर रही है? सवाल तो ये भी है सैफ, आरोप लगाने के अलावा। देखिए अमित, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जाहिर सी बात है, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से और मैं अपनी तरफ से जो है इन सब हिंसाओं को कंडेम करता हूं। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए, सिवाय डायलॉग बाजी के अलावा और क्या कर सकते हैं? क्या एक्शन उठाया गया अभी तक जो है? जैसे आपने कहा कि इतने साल हो गए सरकार को जो है, इनकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स आज तक उठाए गए हैं? एक स्टेप ये बता दे तो मैं मानूं कि हाँ, इन्होंने जो है ये स्टेप उठाया था, इसकी वजह से वहां पे जो माइनॉरिटीज है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या चाहे वो क्रिश्चियंस हो, उनको सेफ गार्ड करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए गए? ये सिर्फ बैठ के चैनल के ऊपर डायलॉग बाजी करना बड़ा जो है बहुत आसान काम है इनके लिए, क्योंकि सिर्फ डायलॉग जो है बोलने पड़ते हैं। यही नहीं, मैं साथ साथ में अभी जैसे एक आंकड़ा दिया गया एक्शन अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से, रणबीर जायसवाल की तरफ से बताया गया 2900 केसेस जब से इंटर्म गवर्नमेंट आई है, जब से केसेस जो है बांग्लादेश में रिकॉर्ड बिल्कुल रजिस्टर्ड है। वैसे ही सिमिलरली हमारे देश में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े जो है होम मिनिस्ट्री ने दिए हैं, जो 2016 से 2020 तक में बताते हैं कि 3400 दंगे जो हैं हमारे देश में माइनॉरिटीज के ऊपर जो है रजिस्टर हुए हैं। जबकि हमारा देश का जो माइनॉरिटी का विभाग है वो कहता, डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स, आज तक कोई एक्शन नहीं उठाया गया। तो ये बैठ के यहाँ भाषण देने वाला काम जो है वो ना किया जाए, उस पर एक्शन उठाया जाए। हम तो ये बोलते हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस तो ये कह रही है आप आर्मी भेज दीजिए, आज जाइए आर्मी भेजिए बांग्लादेश के ऊपर जो है, अगर एक्शन उठाना है, इसके ऊपर इनको सेफगार्ड करना है माइनॉरिटीज को, तो एक्शन उठाने की जरूरत है। आप भेजते क्यों नहीं? तो क्या स्टेप ले रहे हैं? क्या बैठ के सिर्फ ये डायलॉग बाजी जैसे पिछले साल की गई थी इनके भारतीय जनता पार्टी के एक्शनल अफेयर्स, चाहे वो मिनिस्टर्स हो या इनके प्रतिनिधि हो या इनके नेता हो, सबके सब जो है डायलॉग बाजी के अलावा अभी तक, आज तक जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कोई एक स्टेप जो है लिया नहीं है, सिवाय विजिट करने के अलावा। और अगर लिया गया है तो प्लीज चैनल पे एक भी ऐसा पॉइंटर बता दें कि जो है उन्होंने ये स्टेप लिया था जिसकी वजह से इतने लोग जो है सेफ गार्ड कर दिए गए। एक आदमी को बचाने के लिए भी अगर कोई भी स्टेप लिया गया है, वो मैं आपको लिख के देता हूं, एक आदमी का नाम नहीं आ सकता क्योंकि कोई स्टेप जो है लिया ही नहीं गया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब घटनाएं जो है आज बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं, जो कुछ सालों पहले जो है हमारे देश में देखने को मिल रही थी, और लगातार जो हमारे देश में ये हालात जो है बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी तक इतने सारे, यानी 80, अभी लास्ट जो आंकड़ा आया है द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, 84% कम्युनल वायलेंस जो है हमारे देश में बढ़ गए हैं। तो दूसरे देश को देखते हुए अगर ये इच्छा पैदा हो रही है इनके प्रतिनिधियों को, है ना, या ये नैरेटिव बनाए हुए हैं कि माइनॉरिटीज को सेफगार्ड करना चाहिए, तो सबसे पहले 84% जो अभी बढ़ा है उसको कंट्रोल करने का सबसे पहले कृपया करें, हमारे देश में ये कंट्रोल किया जाए। उसके बाद जो है आप ये एक्शन उठाएं जो दूसरी कंट्रीज में रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो गाजा में हो या किसी भी देश में हो जहां पे माइनॉरिटीज को जो है या इंसानियत को जो है जो मारा जा रहा होता है। ठीक है सैफ, आई कम टू यू। करुण सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमें ऑडिबल टू यू सर? जी ठीक है।
सिंह साहब, एक बड़ा मसला ये भी है, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है मोदी सरकार पर कि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर सवाल उठते हैं। चलिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं दशकों से, हम वो देख भी रहे हैं, तस्वीरें भी हैं, उसकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास है, वहां पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश तो कोई इतना बहुत बड़ा मजबूत और कोई इतना संप्रभु राष्ट्र नहीं है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में अगर भारत दखल दे, हमारी बिजली से वो जी रहे हैं, हमारे भोजन से, हमारी दवाइयों से उनके घर चल रहे हैं, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ ना करें तो उनकी इकोनॉमी डंप हो जाएगी। 25% ऑफ बांग्लादेशी पॉपुलेशन कम्स टू कोलकाता, और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में आके उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो इतना कोई मजबूत राष्ट्र नहीं है बांग्लादेश, लेकिन भारत अभी किस चीज का इंतजार कर रहा है? किस चीज का? इस्कॉन टेम्पल में इतनी हत्याएं हुई, आपको याद होगा कि नवरात्र के वक्त वहां पर हत्याएं हुई, रामनवमी के वक्त वहां पर हत्याएं हुई। मुझे लगता है कम से कम अब तो फॉरेन मिनिस्ट्री को या स्टेट अवे किसी को तो दखल देना चाहिए। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हम 3 तरफ से बांग्लादेश को घेरे हुए हैं, वो कोई बहुत बड़ी आर्मी उनके पास नहीं है, कोई स्ट्रैटेजिक बहुत मजबूत नहीं है। चाइना और पाकिस्तान आपको पता है लग्घे से पानी पिलाते हैं, वो तो आपने यूक्रेन और रशिया का मसला देख ही लिया है। तो वो भले बांग्लादेश को फीड कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको संसाधन मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उसके बदले बांग्लादेश का क्या क्या जा रहा है ये तो समझ में आ रहा है। तो भारत इंतजार किस बात का कर रहा है? इसको कंडेम क्यों नहीं करते, इसका खंडन क्यों नहीं करते, एग्रेसिवली इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? सर करोड़ी सिंह जी, देखिए अमित जी, मेजर साहब ने जो विस्तार से स्थिति बताई थी, स्थिति वही है और स्थिति आप भी बता रहे हैं वही। अब जो मेन सवाल है वो भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सवाल है। क्या भारत एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है? देखिए, जमाते इस्लामी जिसने पाकिस्तान के दमन को सपोर्ट करके बांग्लादेश में अपने ही लोगों के साथ कितना अन्याय करवाया था, वो जमाते इस्लाम 45 साल तक बांग्लादेश में कोई प्रभाव नहीं जमा पाई। जियाउर रहमान थे, वो इस्लाम के सपोर्टर थे, लेकिन जमाते इस्लामी को उसने मजबूत नहीं होने दिया। तो जमाते इस्लामी है वो एक तरह का चरमपंथी संगठन है, राजनीतिक प्रक्रिया में है लेकिन चरमपंथी है। लेकिन बांग्लादेश की जनता ने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब हसीना के अगेंस्ट में आंदोलन चला तो जमाते इस्लामी जो दूसरी राजनीतिक दल थे, बीएनपी थी या स्टूडेंट्स थे, वो सब एक साथ हो गए और इन सब ने स्टूडेंट्स को आगे किया, क्योंकि जमात की इतनी कोई क्रेडिबिलिटी बांग्लादेश के समाज में नहीं थी उनके 71 के रोल की वजह से। अब जो हसीना चली गई तो 3 अलग अलग तरीके के वहाँ गठबंधन सामने आ रहे हैं। पहला गठबंधन बीएनपी की लीडरशिप में है, दूसरा जमात की लीडरशिप में है और तीसरा जो स्टूडेंट्स का, ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का संगठन है वो है। तो जमात है वो स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स को 71 का एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस हालात को नहीं जानती हैं, तो उनको साथ लेके बीएनपी को टक्कर देना चाहता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहे हैं वो जमात वाले करवा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान इंटरफेरेंस करे और जमात का पॉलिटिकल बेस मजबूत हो जाए। तो भारत प्रत्यक्ष रूप से इंटरफेरेंस करके क्या जमात को हम मजबूत करना चाहते हैं, जमाती इस्लामी को, क्योंकि बांग्लादेश कमजोर हो छोटा हो सकता है, लेकिन किसी भी देश का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है वो हमेशा विनाशकारी होता है अपने देश के लिए। देखिए, हमने श्रीलंका में शांति सेना भेजी, वहां सेना जाते ही जो एक्सट्रीम तमिल थे, एक्सट्रीम सिंगला थे, दोनों के जो अतिवादी है जो संगठन थे वो इकट्ठे हो गए आईपीके के अगेंस्ट में। आईपीके वहां शांति स्थापना के लिए गई थी। तो किसी भी देश में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना इतना आसान नहीं है। दूसरा कूटनीतिक देखिए, बांग्लादेश ने भारत के उच्चायुक्त को 2 बार अपने विदेश मंत्रालय बना के अपने सरोकार बताए हैं। हमने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को हमारे विदेश मंत्रालय में बुला के भारत के सरोकार बताए हैं कि अत्याचार नहीं होना चाहिए। दुनिया के देश अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सब बांग्लादेश में कह रहे हैं कि माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं होनी चाहिए, माइनॉरिटी की सुरक्षा होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है वो जनमानस चाहता है कि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। लेकिन अगर यही हस्तक्षेप जब भारत में मान लीजिए तो कोई घटना हो जाती है चाहे अनचाहे, तो क्या दूसरे देश यहाँ हस्तक्षेप करना हम अलाउ करेंगे? तो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप
कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि ट्रंप ने नाइजीरिया में किया, अभी कल ही किया नाइजीरिया में, अमेरिका ने किया है, तो क्या हम अमेरिका की तरह नहीं कर सकते? तो उसका भी अफ्रीका में विरोध होगा, खुलकर विरोध होगा। तो आज हमें भारत सरकार लेकिन सिंह की साहब, जो नीति है, नाइजीरिया मेरे ख्याल अमेरिका से की वो दूरी, सही दिशा में जा रही है। जी सर, गाजा फिलिस्तीन की अमेरिका से दूरी, नाइजीरिया की अमेरिका से दूरी बहुत है। अगर ये अमेरिका के बगल में फिलिस्तीन और गाजा होता तो मैं देखता ट्रंप कितने एक्टिव थे। वक्त एक ब्रेक है। प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में जब हम आएंगे, मेरे साथ पूरा पैनल है। अमरदीप जी मेरे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रिटायर्ड मेजर समर सिंह टूर मेरे साथ हैं। करोड़ी सिंह जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सैफ खान मेरे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में जब हम लौटेंगे तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या सरकार सैनिक ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन कर सकती है उन हिंदुओं को बचाने के लिए जो वहां पर फंसे हुए हैं? दूसरा, क्या डिप्लोमेटिक चैनल हमारी मजबूरी है और हम शांति से ऐसे ही हिंदुओं को बांग्लादेश में मरते देखते रहेंगे और यहां से बैठकर सिर्फ बयानबाजी होती रहेगी? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। प्रश्नकाल के दूसरे हिस्से में जल्द लौट रहे हैं, कहीं जाएंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर मैं हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो प्रश्नकाल। बड़ा पैनल मेरे साथ है। अमरदीप जी मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सैफ खान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। मेजर समर मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर साहब, एक सवाल मेरा यह भी है कि जिस तरह से हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 2 गोलियां कंधे पर लगी हैं, लेकिन उसे लेकर अभी बांग्लादेशी आर्मी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन और ISIS के तमाम जो वहाँ पर गुट एक्टिव हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश उनके लिए एक सेफ हेवन बन जाए और इंडिया के बहुत वो करीब रहें ताकि यहाँ पर इंसर्जेंसी और जो उत्पात मचाना वो मचा सकें। क्या आर्मी के पर्सपेक्टिव से आप किस तरह से इस पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहे हैं? आर्मी क्या भूमिका निभा सकती है? अमित, देखें, जहां तक आर्मी का पर्सपेक्टिव है, मैं आपको अपडेट दे दूं कि अभी तक जितना भी फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है बांग्लादेश के तख्ता पलट से लेके अभी तक, हाँ। और 30 अगस्त को जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का जो एजेंट, जो सीनियर ऑफिसर जो मृत पाए गए उनके होटल में, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो वारदात हुई है, इसमें अभी तक टोटल 20 से 21 एस्पियोनाज स्पाइज मारे जा चुके हैं। इसमें टर्की के भी शामिल हैं, इसमें ISI के भी शामिल हैं और इसके अंदर अमेरिकन भी शामिल हैं। तो CIA, दूसरा टर्की की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है वो, और ये जो कहा जा रहा है कि ये इंटरनली जो चल रहा है, ये ISI पूरा इसका मास्टरमाइंड कर रही है। पर इसमें ISI के भी ऑपरेटिव्स मारे गए हैं और इतना ज्यादा इंटेलिजेंस है, चाइनीज ऑपरेटिव्स का वहां पे प्रेजेंस है। क्योंकि चाइना एप्रीहेंसिव है कि यहां पे अगर अमेरिकन आ गए, हालांकि अमेरिकन आ चुके हैं, आप देखेंगे कि तख्ता पलट के बाद
द ओनली फॉरेन मिलिट्री विच हैज लैंडेड इन बांग्लादेश वो अमेरिका की फौज है, राइट, और कोई भी नहीं है। ऊपर से शेख हसीना जी ने इंडिया आते ही असाइलम के टाइम बोला था, अ व्हाइट मैन अप्रोच्ड मी एंड आस्क्ड मी फॉर चिटागोंग पोर्ट, राइट, जो उन्होंने आउटराइटली मना कर दिया था। तो देखिए टेल साइंस तो यही है कि आईएसआई सीआईए की मिली भगत से यह वारदात को अंजाम दिया गया, तख्ता पलट को, और इसको तकलीफ हो रही है चाइना को, बिकॉज अमेरिकन प्रेजेंस मतलब कि चाइना घेरा जा रहा है। और अगर मैं बोलूं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप बागराम एयरबेस को लेने के लिए इतना डेस्परेशन दिखा रहे हैं, पर उनके पास कोई डायरेक्ट अप्रोच है ही नहीं अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए, राइट, और वो इसलिए चाहते हैं ताकि वो चाइना के न्यूक्लियर बेसिस पे निगरानी रख सके, राइट, और चाइना इससे बहुत अनकंफर्टेबल है। और आप देखें ना चाइना को कैसे घेरा हुआ है, साउथ कोरिया में अमेरिकन प्रेजेंस, जापान में अमेरिकन मिलिट्री का प्रेजेंस, फिलीपींस में अमेरिकन का मिलिट्री बेस, ठीक है, सिंगापुर में अमेरिकन का मिलिट्री बेस जो मलाक्का स्ट्रेट है जी, ठीक है। और पर क्रिटिकलिटी देखिए, कोको आइलैंड्स में किसकी मौजूदगी है, चाइनीज मिलिट्री की, राइट, और वो म्यांमार आर्मी ने आउटसोर्स किया हुआ है चाइनीज मिलिट्री को। ये किसी को बात पता नहीं है, पर हमें इतना पता है कि इट इज द चाइनीज मिलिट्री जो म्यांमार की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के कोको आइलैंड्स, जो सिर्फ 45 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अंडमान है, वहां पे उनकी मौजूदगी है, राइट। और कल ही एक कंटेनर शिप वहां पे लैंड हुई, पहुंची है चिटागोंग पोर्ट में चाइना से, और ये जो सिविल कंटेनर्स होते हैं जी, इनके अंदर मिसाइल लॉन्चर्स मतलब स्थित है। तो अगर ये सिविल शिप्स अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में जा रही हैं और इसके ऊपर सैकड़ों कंटेनर रखे हुए हैं, इनके अंदर मिसाइल्स हो सकती हैं जो दागी जा सकती हैं, और ईरान ने इसका इस्तेमाल किया है और चाइना से ही बाकायदा खरीदा था टू काउंटर इजरायलीज। तो देखे जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका की बहुत ज्यादा दखल अंदाजी है, अमेरिका डोमिनेट करना चाहता है, अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है, वो इन अ वे इंडियंस के लिए एक अच्छी बात है। यस, इफ दे आर प्रेजेंट they should be monitoring them and keeping them in control, the Right. Chinese, right, but not at the cost of Pakistan making hay while the sun shines. पाकिस्तान अपने अगर ये जैसे मोहम्मद के मॉड्यूल्स को पहले ही भेज चुका है बांग्लादेश, yes, एंड ये अब बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। ईदर द CIA हैज टू काउंटर दिस एंड कंट्रोल इट, अगर नहीं हमें जबरन मजबूरी में ऑन ग्राउंड उतरना पड़ेगा। कैसे वो मैं नहीं बता सकता, बट सफाई की जरूरत है और सफाई की जाएगी। कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, दैट टाइल्ड है। ठीक है, ठीक है। अमरदीप, जैसा कि सैफ खान कह रहे हैं कि भाई यहां बैठकर बातें करना बहुत आसान है, और 10-15 सालों से आपकी सरकार है, जो इनिशिएटिव जो स्टेप्स लेने चाहिए थे अमरदीप वो शायद नहीं लिए गए हैं, और मेजर साहब भी बता रहे हैं क्या सिचुएशन है, फॉरेन एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि आर्मी तो एग्रेसिव है कोऑर्ड ऑपरेशंस के लिए, और मेजर साहब तो एक्सपर्ट है इस तरह के कोऑर्ड ऑपरेशंस के, वो नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम मिलिट्री की इंटरफेरेंस चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन पहला मोटिव, पहला फोकस तो यही है हमारा ना, कि हमारे हिंदू जो फैमिलीज हैं उनको बचाना है हमें। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एमईए का एक बयान कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, विल रिएक्ट एंड विल सी, ऐसा तो नहीं है। कुछ सख्त एक जाना चाहिए। भाई आप अमेरिका से बात नहीं कर रहे, आप बांग्लादेश से बात कर रहे हैं। छोटा सा राष्ट्र है हमारा पड़ोसी, जिसको हमने बनाया है, जो हमारा दिया, हमारा बसाया खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है। थोड़ा सा इसको अमित जी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए आपकी बात को जो है, ये हम चाइना की बात नहीं कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो ये कहते हैं वो बड़ी इकोनॉमी, हम कैसे उनसे लड़ सकते हैं। तो हम छोटी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो शायद इस पे ये कुछ करने की जो जवाब ले लेते हैं। अमरदीप त्रिपाठी। अमरदीप, देखिए अमित भाई,
जब भारत आज बात करता है, चाहे अमेरिका से बात करता हो, चाइना से बात करता हो, पाकिस्तान से बात करता हो या बांग्लादेश से बात करता हो, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। ये कांग्रेस के शासन का जो है आज भारत नहीं है। और साहब भाई ने जो कहा जिस प्रकार से अटैक कर देना चाहिए इमीडिएटली, सुनिए साहब जी, पहले बात सुन लीजिए। एक्चुअली सैफ, allow him to speak. सैफ, let him put his word. सैफ, just allow him to speak. ठीक है, अमरदीप बात पूरी करिए। अमरदीप, बात में इंटरप्ट करना ठीक बात नहीं है। स्वामी कह रहे हैं कि आपका चाइना काम आएगा, हमारी लैंड के ऊपर कब्जा कर रहा है, उसकी बात कर allow रहे him to हैं। speak. सैफ, I'll come to you. I'll give you time. सैफ, I'll give you time to speak. Just let him speak. सैफ, I'll come to you. 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 Let him say. सैफ, let's make it a good debate. सैफ खान, please. अमरदीप, go ahead. अमरदीप, go ahead. सैफ खान जिस प्रकार से कह रहे हैं और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इमीडिएटली जो है आर्मी उतार देना चाहिए, अटैक कर देना चाहिए। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अभी हमारे फॉरेन एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट ने इसके बारे में बताया। निश्चित रूप से भारत सरकार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इमीडिएटली जो है कांग्रेस के नेताओं की तरह जो गैर जिम्मेदार बयान की तरह कह रहे हैं, तुरंत मिलिट्री भेज देना चाहिए, अटैक कर देना चाहिए। देखिए, दूसरे कंट्री में आप जब जो है इस तरीके से चीजें होती है तो वहाँ के हिंदुओं को या अल्पसंख्यकों को कैसे सुरक्षित करना है, वहाँ पर आतंकवाद अगर बढ़ रहा है उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे मॉनिटरिंग करना है, ये बहुत पैनी नजर आज भारत बनाए हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आज देश के अंदर बैठ के कंपेयर करने का कार्य करते हैं, सैफ खान कंपेयर, अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या हो रही है उसका कंपेयर आप भारत में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। प्लीज डोंट कंपेयर। आज जिस प्रकार से आप कंपेयर कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर कहीं पे भी मरेगी तो कंपेयर का क्या मतलब है? हत्या हो रही है, अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, भारत में भी हो रही है। इंसान चाहे किसी देश में मरे या इंसानियत मरे, कांग्रेस के नेता होना चाहिए। भारत के अंदर बैठ के बांग्लादेश में हमारे देश में जो है कार्य कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हमारे देश में कम्युनिटी वॉयलेंस जो है चलती रहे, लोग मरते रहे जो है, और आप जो यहाँ पे आके भाषण देंगे दूसरे देश के लिए, ये कह रहे हैं आप जो बता दीजिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप आके कहेंगे हमारे देश में जो है कम्युनिटी करते रहे, लोग मरते रहे जो है, और हमारे देश के लिए मत बोले। हम बोलेंगे, हम पहले भी बोलेंगे, हम बोलते रहेंगे और हम लगातार ये चीज बोलते रहेंगे और रोकते रहेंगे। आप बता दीजिए, आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जो बांग्लादेशी देश में रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं, कितने बांग्लादेशियों को जिंदा जलाया गया, कितना बांग्लादेशियों को नंगा जलाया गया? आप एक बता दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए। अरे कम से कम आप लोग नेता जो है प्रतिपक्ष के रूप में देश के अंदर सरकार में जलाए हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। समझ में नहीं आप लोग आग फैलाने का कार्य कर रहे हैं। या तो ये बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या करवाना चाहते हैं आप लोग। के लिए ये पेड़ों की अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, अमरदीप जवाब ले लेते सैफ से। ठीक है अमरदीप जवाब ले लेते। सैफ प्लीज रिप्लाई। अमित जी, ये जो सवाल भी पूछ रहे थे, मुझे लगता है ये घबराहट और बौखलाहट की वजह से पेड़ों की दर पूछ रहे। किसकी सरकार में जलाया गया? चलिए, क्या कांग्रेस की सरकारों में जला गया बांग्लादेशियों को यहाँ पे, भारत में, या आपकी सरकारों में जो अलाव ही नहीं है? और जो खुद प्रवक्ता यहाँ चैनल पे बैठ के कहते हैं कि दूसरी कंट्रियों की बात करेंगे। साहब, अपने देश की तो बात ही मत करिए, यहाँ पे चलने दीजिए कम्युनिटी वॉयलेंस, चाहे जितनी भी हो, चाहे खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये चिल्ला के कह रही हो कि 3400 दंगे केवल 5 साल में जो है हमारे देश में हुए हैं, यानी हमारे भारत में हुए, और ये चुपचाप जो है बैठे रहे और सिर्फ डायलॉग इस्तेमाल करें बांग्लादेश के लिए। और फिर जब लड़ने की बात आती है तो कहते हैं हम जो है लाल आंखें दिखाएंगे, या इनके डायलॉग जो है आंखें दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे आंखें? चाइना को, जो अंदर घुस के आ गया हमारे देश के अंदर। इनके खुद के नेता सुब्रमण्यम, दिस इज नॉट राइट, यू कैन नॉट कंपेयर। ठीक है कंपेयर नहीं कर सकते। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। भारत के जो है माइनॉरिटी से में कितने उनके अपराध हो रहे हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लाखों बांग्लादेशी आज भारत के अंदर रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, आज सुरक्षित रह रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। ठीक है करोड़ी सिंह जी, जिस तरह की बात मेजर साहब भी बता रहे हैं और सैफ भी बोल रहे हैं और अमरदीप को भी आप सुन रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं करोड़ी सिंह जी आपसे कि यहां से अगला स्टेप क्या है? क्या हम सच में देखते रहें? और ये बात सही है कि बांग्लादेश कोई चाइना नहीं है, कोई अमेरिका नहीं है, कोई रशिया नहीं है,
कि हम उससे आंख में आंख मिलाकर देख नहीं सकते? अरे हम उसको खाना पानी दवा दे सकते हैं तो अपने लोगों के लिए उससे बात भी तो कर सकते हैं। एक डेलीगेशन यहां से जाना चाहिए था बांग्लादेश नेताओं का, वहां पर जाके मिले, कम से कम डेलीगेशन तो भेजो। शुभेंदु अधिकारी अकेले जाकर वहां पर झंडा उठा के लड़ रहे हैं। एक डेलीगेशन एमईए का जाना चाहिए था वहां पर कि भाई हमारे हिंदू जो भाई हैं उनके साथ इस तरह की आप बर्बरता कर रहे हैं, कम से कम उस पर बात तो करें। हम कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या हमारा डेलीगेशन भी वहां नहीं जा सकता? किसी को तो भेजना चाहिए, कोई तो बात होनी चाहिए सर। करुणी सिंह जी देखिए अमित जी, जिस इश्यू पे हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थायित्व की स्थिति है, हिंसा का माहौल है, अराजकता है, भारत का पड़ोसी है, उसका भारत पे प्रभाव पड़ रहा है। तो भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए, भारत के राष्ट्र हित में क्या हो सकता है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। दोनों ही दलों ने जब भी दोनों में किसी का शासन रहा, भारत के राष्ट्र हित की दृष्टि से श्रेष्ठ रहा, वो काम किया है। तो आज की सरकार है वो भी राष्ट्र हित की दृष्टि से जो अच्छा रास्ता हो सकता है वो काम करेंगे। लेकिन वहां पे बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज का इश्यू है और पॉलिटिकल अस्थायित्व का इश्यू है, वहाँ मुस्लिम भी बहुत मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो कम्युनल वायलेंस भी है, वहाँ बीएनपी के एक नेता के 7 साल की बच्ची को भी जलाया गया है। तो जो जमात इस्लामी है वो ये चाहते हैं कि एनआरकी फैला दी जाए और जमातें फिर से मजबूत हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को बहुत सोच समझ के निर्णय लेना, और सोच समझ के ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार के संपर्क में नहीं है, एंगेज नहीं है। पूरी तरह से अमित जी एंगेज है भारत की सरकार। भारत ये चाहता है कि किसी भी सूरत हालात में वहाँ फ्री फेयर और इंक्लूसिव चुनाव हो जाएं और प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट आ जाए तो एक स्थायी सरकार होगी। भारत चाहे या नहीं चाहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज के हालात में जमातें नहीं आएगी, और अगर जमात नहीं आती है, बीएनपी की सरकार बनती है जिसकी संभावना है, अगर बन जाती है तो भारत के बांग्लादेश से रिश्ते पहले की तरह अच्छे रिश्ते होंगे, माइनॉरिटीज पे अत्याचार भी रुकेगा। तो भारत अभी अगर हस्तक्षेप कर देगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। वहाँ की जो हालात है, आग का हालात है, उसमें घी डालने की तरह हो जाएगा। जमात यही चाहती है कि भारत प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करे और उसको फायदा मिल जाए। तो जो हमारी सरकार निर्णय लेती है, नीति बनाती है, वो एक इनपुट के आधार पे नहीं, हमारा जनमानस चाहता है कि एक्शन लो, जनमानस का भाव है, समझ में आता है। लेकिन सरकार को निर्णय लेने में जनमानस की इच्छा के अलावा बहुत से और इश्यूज को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से सरकार एंगेज है अमित जी, और अप्रोप्रिएट निर्णय भी ले रही है। ठीक है सिंह साहब, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। करुण सिंह जी ज्यादा वक्त नहीं। सैफ, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू स्पीक, उसके बाद मैं मेजर साहब के पास जाऊंगा। सैफ, देखिए, सबसे पहले मैंने अभी यही बात रखी आपके सामने, चाहे कोई कहीं किसी भी देश में कहीं पे भी माइनॉरिटीज या किसी पे भी अगर जुल्म या इंसानियत को मारा जाता है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उस पे आप जो कुछ कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मगर अमित जी, सच्चाई ये है कि जब हमारे देश में ही 180 मंदिर अयोध्या में खुद उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री जो तुड़वाने के ऑर्डर्स दे देते हैं, फिर ये बोलते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं के पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए जो है हम ये डायलॉग इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, जब गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल बोल सकते हैं, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवान हनुमान जी को एक जाति और वर्ग से जोड़ सकते हैं, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं इन लोगों से जो कि ये जो है कोई भी स्टेप भी उठाएंगे? ये सिर्फ दिखावा करने के लिए लोग होते हैं। आपने देखा दिल्ली में जो है आपने कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है भगवान हनुमान जी का जो मंदिर रातों रात जो है डिमोलिश कर दिया। तो इनको कोई सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं है, ना रिलीजन से मतलब। राहुल गांधी जब कहते हैं मंदिर में जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है लड़कियां छेड़ता है, वो बात भी जोड़िए सैफ खान जी। जब राहुल गांधी कहते हैं मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं और चप्पल चोरी करते हैं, ये बात तो बोलिए। सुन लीजिए, 180 मंदिर रातों रात दिल्ली रामलीला मैदान का नाम, भगवान राम का नाम हटाने के लिए आपकी सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई थी दिल्ली में। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? जो है ये सिर्फ बोलने वाली बात होती है इनकी, ये सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं या चाहते हैं करने, ये सिर्फ बैठ के भाषण देने वाली बात करते हैं, सिर्फ कम्युनिटी। हमारे देश की आज बांग्लादेश से उतनी ही ऑलमोस्ट हालत खराब है।
कोई कम नहीं है। आज सबसे पहले हमारे देश को संभाला जाए, उसके बाद दूसरे बांग्लादेश की अगर बात कर रहे हैं या हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री अगर ये बात कर रही है, तो स्टेप तब भी उठाते हुए अच्छा लगेगा जब पहले आप अपने जो मसले हैं या अपनी जो कम्युनिटी वॉयलेंस जो लगातार बढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं 2023 से 24 तक 84% बढ़ा है, जिसमें 43 तो वो राज्य थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग कर रही है। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को सीख लेना चाहिए और सबक लेना चाहिए खुद देश का। मेजर साहब, फिर किसी देश ठीक है साहब, आई डोंट हैव मच टाइम, आई हैव टू रैप द शो। मेजर साहब, इट्स योर टर्न। मेजर साहब, क्लोजिंग में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि इफ यू गो बैक, अगर हम इतिहास में वापस जाएं, जो भी इलीगल इमिग्रेंट हिंदुस्तान में पाया जाता है उसकी या तो आप नसबंदी कराएं और उसे जेल करवाएं और उसके बाद उसका डिपोर्टेशन कराएं, ताकि वो अपने वापस मुल्क जाके इतना मैसेज दे दे कि भाई अगर वहां जाओगे तो ये हालत होगी एंड इट विल बी अ लेसन फॉर अ लाइफ टाइम। और इससे अच्छा कोई सोल्यूशन है नहीं, मारकाट से इसका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। आई डू नॉट एंडोर्स वायलेंस, बट आई एंडोर्स दिस साइंटिफिक मेथड एंड इन अ लीगल मैनर, ताकि पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगी और जिसने अपराध किया है वो भी, उसे भी जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि मैं गलत जगह होके आ गया इलीगली। थैंक यू, जय हिंद। करोड़ी सिंह जी, योर क्लोजिंग कमेंट सर, 1 मिनट आपके पास है। अमरदीप, मैं आऊंगा आपके पास, अब स्टे विद मी। हाँ, करोड़ी सिंह जी, 1 मिनट आपके पास। अमित जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत को आज के बांग्लादेश के हालात में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, भारत को प्रयास ये करना चाहिए कि जो दूसरे देश इस क्षेत्र में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जो घोंसले पहले से बने हुए हैं वहाँ की इंटेलिजेंस के, उन घोंसलों पे कैसे कंट्रोल किया जाए, बाहर की शक्तियां यहाँ हस्तक्षेप कम से कम करें, उसके लिए भारत को प्रयास करना। अमरदीप 60 सेकंड्स टू यू। अमरदीप, 60 सेकंड आपके लिए सर। देखिए अमित भाई, आज भारत भावनात्मक और आक्रामक निर्णय नहीं लेने जा रहा है। कूटनीतिक तरीके से हम लोग निश्चित रूप से वहां के हिंदुओं को सेव करने के लिए निर्णय लेंगे और निश्चित रूप से उसी दिशा में कार्रवाई किया जाएगा। सैफ खान, देखिए, मैं उम्मीद रखता हूं हमारी केंद्र सरकार से कि वो जो है कूटनीति अगर इस्तेमाल करनी है तो जल्द से जल्द करें। इतने साल हो गए चुपचाप जैसे चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं, आज तक हम वही देख रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो या चाहे कोई भी देश हो, वो चुप्पी बंद करके जो है एक्शन लेने के टाइम अब आ चुका है और एक्शन लेके जो है वो करें। हम समर्थन करते हैं इस बात का। ठीक है, आप तमाम मेहमानों का प्रश्नकाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। अमरदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हिंसा गलत है, मेजर साहब ने कहा, हिंसा अख्तियार नहीं करनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के अलग अलग खित्तों में जो हिंसा हो रही है, मुझे लगता है सरकार को दखल देना चाहिए, क्योंकि दखल देने से ही कम से कम ये तो पता चलेगा कि बात कितनी बन रही है और कितनी बिगड़ रही है। प्रश्नकाल में रुकने थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।